आ जान दो पहले वो पोस्ट। नमस्कार, शानदार जानदार, मैं अक्षय भारद्वाज एनपीएस एकेडमी से बेटा आपके सामने बड़ा शानदार चैप्टर लेकर आया हूं। गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ये बन जाता है। नेशनल इनकम और गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से हर साल आपके 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वन शॉट वीडियो है और किसी वीडियो पे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां से मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट क्या कर दूंगा बेटा, क्लियर कर दूंगा। आपको सिर्फ एक वीडियो में देखकर आप गवर्नमेंट बजट को पूरा समझ पाएंगे, पूरा याद कर पाएंगे। मैंने खुद नोट्स डिजाइन करे बच्चे। ये नोट्स क्या करे, मैंने खुद डिजाइन करे हैं। जितना कराया जाए उतना ही पढ़ लें और गवर्नमेंट बजट कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, अपने कंटेंट पे ही हम काम करने वाले हैं। जी, एक नंबर का क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल गया। अभी बजट आया है हमारा फरवरी, 1 फरवरी। बजट जो भारत में पेश होता है वो फरवरी में पेश होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पूछ लेता है, तो याद करके जाए 1 फरवरी। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय बजट कब पास होता है। वो फरवरी में पास होता है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करती है, उसको पास करती है, पार्लियामेंट में सबको बताती है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। बेटा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ के जाएं, उनके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ के जाएं। सारे ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ के जाएंगे। 7 या 8 ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, 7-8 ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ेंगे, उनके एक्सप्लेनेशंस भी आप याद करके जाए। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेता है। एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव्स में, आपको एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन बन जाएगा 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव्स आप याद करके जाएंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ। जब भारत सरकार निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करा तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहा उनका? जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी का मतलब क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किस तरीके बजट ऐसा हो जिससे कि भारत की विकास दर आगे बढ़े। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो जीडीपी ग्रोथ कई बार पूछा गया, 2017 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया, 19 में पूछा गया, तो आप इसको तैयारी करके जाएंगे जीडीपी ग्रोथ को। जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट पॉलिसी। इट इज अचीव्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से इसको अचीव करा जा सकता है। बाय मेकिंग अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बेटा जब भी पब्लिक आ जाता है गवर्नमेंट के अंदर तो इसका मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। जब भी पब्लिक आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार बजट इस तरह से बनाएगी जहां पे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट दोनों के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करे और दोनों से लाभ मिले भारत को, जीडीपी ग्रोथ हो। तो इतने पॉइंट आप याद कर जाएं, ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतने को आप याद करोगे, आसानी से 2 नंबर आप कमा के लेके जाओगे। सिर्फ इनके नंबर मिलेंगे पॉइंटों के। ध्यान रखें, जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर देना जाए तो यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, यू हैव टू नॉट राइट इन पैराग्राफ्स। आप पैराग्राफ में ना लिखें, पॉइंटों में लिखें। पॉइंटों में लिखोगे अच्छे नंबर मिलते हैं। जीडीपी ग्रोथ क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा बेटा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी आप याद करके जा रहे बेटा, ऑब्जेक्टिव कोई सा नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्टिव्स रट जाओ, खा जाओ, पी जाओ, ऑब्जेक्टिव्स को करके जाओ। ऑब्जेक्टिव से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बनेगा, 100% आएगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखते हैं क्या कह रहा है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज टू दोज एरिया ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्रॉफिट्स आर हाई। बेटा प्राइवेट सेक्टर का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं कोई दुकान खोल के बैठा हूं, मैं कोई व्यापार खोल के बैठा हूं, तो मेरा मोटिव क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जबकि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का मोटिव है वो सोशल मैक्सिमाइजेशन होता है, समाज कल्याण से संबंधित होता है। तो सरकार जब बजट पेश करेगी तो आपका उसको ध्यान रखेगी। अपना पहला सेकंड ऑब्जेक्टिव है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का जो एलोकेशन हो वो सही रूप से हो। However, it is possible that such areas of productions like productions of alcohol may not be promote social welfare.
अब हमारा देश जो मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलता है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है, इंडिया इज फॉलोइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इट मींस जहां पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों तरह से काम करता है। जब सरकार बजट लेकर आ रही है तो प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान रखा जाता है, पब्लिक सेक्टर का भी ध्यान रखा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जबकि पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है, सोशल मैक्सिमाइजेशन है। मगर सरकार कुछ चीजों को प्रमोट नहीं करती, जैसे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, शराब। ठीक, जो आपने देखा होगा भारत में लिखा रहता है सरकारी ठेका, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट वहां पर इसको अप्रूवल दे रही है शराब को बेचने के लिए, तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, हैवी टैक्सेस लगाती है। कोई मुझे एग्जैक्टली तो रेट नहीं पता, बट अपने उत्तर प्रदेश में कुछ ब्रांड बड़े फेमस हैं, जैसे करीना, संतरा, तो आप देखोगे 90 या 110 रुपए के आसपास के वो मिलते हैं यहाँ पर, जबकि एग्जैक्टली उनकी आप कॉस्टिंग देखेंगे वो तकरीबन 20 या 25 रुपए के आसपास की आपके पड़ती है विद पैकेजिंग के साथ। जानबूझ के सरकार इनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाती है, क्योंकि सरकार इनको प्रमोट नहीं करती। सरकार को कोई चीज प्रमोट नहीं करनी होती, सरकार इनके ऊपर हैवी टैक्सेस लेती है। तो आप ये याद करके जाएंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो, सिगरेट्स, विस्की, सरकार उनको हैवी टैक्स के द्वारा क्या करती है, कोशिश करती है कि उनको प्रमोट ना करा जाए, हैवी टैक्सेस के द्वारा प्रमोट ना करा जाए। और सरकार जिन्हें प्रमोट करना चाहती है तो सरकार उन पर क्या देती है, सब्सिडी देती है, जैसा खादी हो गया। तो ये सरकार का मोटिव रहता है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखें, आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ के जाएं, अच्छे से इसको करके जाएं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स, ध्यान रखें, प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स। फर्स्ट हो गया जीडीपी ग्रोथ, याद करके जाएंगे 2 नंबर। सेकंड हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन द थर्ड इज है प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स, प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स में क्या कह रहा है बेटा, प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स में क्या कह रहा है, supply and demand forces in a market in economy do not allow enough production of public goods. These are those goods which satisfy collective needs of the people. Law and order and the defense of the country are important example of public goods. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, एमसीक्यूज में पूछ लेता है आपसे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स इज द लॉ एंड ऑर्डर एंड द डिफेंस ऑफ द कंट्री आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। इट इज थ्रू बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स और फंड्स ऑफ दैट्स द गुड्स आर सफिशिएंट प्रोवाइडेड टू द पीपल। जब सरकार बजट लेकर आएगी तो बताएगी कि इस साल वो रक्षा क्षेत्र पर कितना पैसा खर्च कर रही है, राज्यों के पुलिस के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है, लोगों को प्रोटेक्शन के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है। तो तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव बन गया प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स ज्यादा डीपली नहीं जाने वाले, क्योंकि 1 शॉट के अंदर अपना निकालने वाले हैं, ज्यादा समय हमारे पास बचा भी नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स का छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जितना यहां पे लिखा उतना आप लिख कर आओगे, 2 नंबर पूरा मिलेंगे, भाग के मिलेंगे, तेजी से मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव बेटा आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पैसों का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करना कि जिसको जरूरत है उस तक वो सुविधा पहुंचे। मतलब सरकार ने आप देखेंगे आपका पीपीएल कार्ड बना रखा है, केसीसी कार्ड बना रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बना रखा है। आपने देखो राशन कार्ड वाली जो पद्धति है कि राशन कार्ड बना रखा है जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं, 4 रुपए किलो चावल, कुछ इस तरह की चीजें मिलती है, तो उन लोगों तक ही सुविधा मिले जिनको आवश्यकता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, टैक्सेस इस तरह से लगाए जाएं कि लोगों की जनसंख्या को ऐसा महसूस ना हो कि हमारे ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं जबकि और किसी पे नहीं लगाया गया, इस तरह से नहीं। हालांकि हमारे देश में प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स का नियम है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ध्यान रखें, गवर्नमेंट बजट के लिए टैक्स और सब्सिडी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है कि टैक्स किस पे लगाना है और सब्सिडी किसको देनी है, टैक्स किस पे लगाना और सब्सिडी किसको देनी है। These are used to correct income and wealth. Provisions, taxes are imposed on the rich and subsidies are offered to the poor. तो इस ऑब्जेक्टिव का मोटिव ये है कि किसके ऊपर टैक्सेस लगाना है और किसको सब्सिडी देनी है। ऐसा ना हो कि जिसको सब्सिडी की आवश्यकता ही नहीं है उसको सब्सिडी दी जा रही है, कानूनी अपराध है अगर कोई ऐसा करता भी है। मतलब अगर कोई गलत तरीके से उस सब्सिडी को लेने का प्रयास करता है तो क्या होगा, यह कानूनी अपराध के दायरे में आता है। जैसे स्कॉलरशिप, भारत सरकार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है,
समाज कल्याण विभाग के द्वारा। कुछ छात्र क्या करते हैं, अपने पिताजी को पोस्ट नहीं बताते, कह देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं और स्कॉलरशिप के हकदार बन जाते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। बीपीएल के दायरे में नहीं है, राशन कार्ड पद्धति है, उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये गैर कानूनी अपराध है। तो सरकार इस तरह की चीजों को वॉच करती है कि जिसको सब्सिडी की आवश्यकता उसको सब्सिडी की सुविधा पहुंचे, और टैक्स उस पर लगाया जाए जो इसका प्रोग्रेसिव, यानी कि जिसके प्रोग्रेसिव वेतन की और प्रोग्रेसिव फॉर्म में वो जा रहा है। ठीक है, भारत की विडंबना है ये। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से, भारत गरीब नहीं है, भारत गरीब देश ना कभी था ना वर्तमान में है। भारत की मानसिकता गरीबी वाली है, भारत की मानसिकता गरीब वाली है। मैं बड़ा ही हद पर बोलता हूं जब मैं देखता हूं कि 10 लाख की गाड़ी में, 5 लाख की गाड़ी में, 12 लाख की गाड़ी में लोग बाग सरकारी राशन लेने आते हैं, सरकारी राशन लेने आते हैं बेटा। 2 रुपए किलो गेहूं, 4 रुपए किलो चावल लेने आ रहे हैं 10 लाख की गाड़ी में बैठकर। तो ये बड़ी विडंबना भारत की, इसमें हम नहीं जाना चाहते, हम अपने विषय पर रहना चाहते हैं बेटा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जैसे एग्जांपल बताया मैंने आपको अभी, एग्जांपल आपको बताया, फ्री एलपीजी कनेक्शन, बीपीएल पॉपुलेशन, है ना, ये सब इसके एग्जांपल है। पेपर में आप इतना लिख कर आओगे 2 नंबर मिलेंगे, भागकर 67। कोई ऐसा मैंने यहां पे कंटेंट डाला ही नहीं है कि जो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल नहीं है। सब चीज वही कंटेंट डिजाइन करा गया जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक बेटा, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं बेटा। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। क्या कहता है ये, द बजटरी पॉलिसी प्लेस प्रायोरिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन इन द कंट्री। ध्यान रखें, जब सरकार बजट लेकर आएगी बेटा, जब सरकार बजट लेकर आएगी तो सरकार का फोकस क्या होगा, कहां विकास करा जाए, जो बैकवर्ड रीजन है, जो बैकवर्ड रीजन है वहां पर विकास करा जाए। सरकार की यह कोशिश रहती है जो बैकवर्ड रीजन है वहां पर क्या करा जाए बेटा, विकास करा जाए। दिस इज अचीव थ्रू द लिबरल टैक्स लॉ ऑफ द बैकवर्ड रीजन, establishment of special economic zones in the backward region through liberal tax law may be cited as an example। 2 नंबर का क्वेश्चन आप आता है, एक्सप्लेन बैलेंस रीजनल ग्रोथ, आप लिख कर आओगे। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सेट पेपर उठा के देखोगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। मगर अभी तक इन ऑब्जेक्टिव में आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे मेरे बच्चे, तो आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और जीडीपी ग्रोथ 2 नंबर में बड़ी मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब भारत सरकार टैक्स, जब भारत सरकार बजट लेकर आएगी, जब भारत सरकार बजट लेकर आएगी तो उसका मोटिव क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि बजट ऐसा हो कि जिससे कि रोजगार के रास्ते खुले, रोजगार के रास्ते खुले। बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा। फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसकी। एमजी नरेगा का मतलब क्या, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में किसी समय में इसका नाम नरेगा भी हो गया था, मगर दोबारा से एमजी नरेगा इसका नाम रखा गया। तो सरकार कुछ इस तरह की योजना लेकर आएगी जिससे कि रोजगार के कारण बने, रोजगार का सर्जन हो। आपने देखा अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, है ना, कुछ इस तरह की योजना सरकार के द्वारा रखी जाती है जिससे कि रोजगार के साधन भी क्या हो बच्चे, रोजगार के साधन भी आपके बने। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बेटा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सरकार का प्रयास रहता है मेरे बच्चों, सरकार की कोशिश रहती है कि इकोनॉमिक स्थिरता या बनी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस और द फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड बोथ टू जनरेट अ ट्रेड साइकिल आल्सो कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत कम पूछा गया है। 2002 में मैंने देखा था, मैं 15 साल का एनालाइज करके आया हूं। मैंने 5 साल के क्वेश्चन क्या करें इसमें डाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बेटा ध्यान रखें, अब जरा एक बार मेरे साथ रिपीट कर दें, मेरे साथ रिपीट कर दें, एक बार रिपीट कर दें, बोले जोर से बोले। ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट, फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ, सेकंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, फिर बैलेंस रीजनल ग्रोथ, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
ये ऑब्जेक्टिव्स आप करके जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या करने बेटा, आपको करना है। 2 नंबर का, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना आपकी क्या बनती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट से बनती है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट 18 तारीख में आपकी पहली परीक्षा है। 18 तारीख में कक्षा 12वीं की पहली परीक्षा है। अब बिल्कुल समय व्यर्थ ना करें, समय व्यर्थ ना करें, सब चप्पल पीटना छोड़ दें, घूमना गली मोहल्ले में छोड़ दें, सिर्फ पढ़ाई की ओर केंद्रित होकर अब पढ़ें। ध्यान रखें, मैं अपने छात्रों से हमेशा कहता हूं, हमसे हमारे गुरुजी कहते थे जिंदगी में कुछ भी नहीं है परमानेंट, चाहे लगा लो तेल साबुन और सेंट, काल एक दिन आएगा ना देखेगा लेडीज ना जेंट्स। तो समझे, तो अब काल आ चुका है, आक्रमण आपको करना है, युद्ध शुरू हो चुका है। अब युद्ध में विजयी क्या होना है, आपको होना है। और विजय कौन कराएगा, अक्षय भारद्वाज कराएगा, आपके साथ कराएगा, एनपीएस एकेडमी कराएगी। ध्यान रखें, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट बेटा, रिसिप्ट्स। अब सरकार के साधन क्या होते हैं कमाई के, सरकार के कमाई के साधन क्या है मेरे बच्चे, टैक्सेस। क्या है, टैक्सेस। तो बेटा बजट रिसिप्ट्स जो हैं 2 पार्टों में डिवाइडेड है। फर्स्ट रिवेन्यू रिसिप्ट्स, सेकंड कैपिटल रिसिप्ट्स। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। फर्स्ट रिवेन्यू, सेकंड कैपिटल। बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है एमसीक्यूज में, बिल्कुल हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ऐसा डिजाइन करा है, पूरा का पूरा पीडीएफ ऐसे डिजाइन करी है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के को मद्देनजर रखते हुए एक क्वेश्चन नहीं छूटने का, ना 1 नंबर का, ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का, ना 4 नंबर का। नहीं समझे बात को, बोलो हाँ, ठीक, आगे बढ़ो बेटा। बजट रिसिप्ट्स 2 पार्टों में डिवाइडेड है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। हम पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या पढ़ने वाले हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या पढ़ने वाले बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या पढ़ेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या कह रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसिप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी। व्हिच, ध्यान देना, ध्यान देना गौर से, फिर कहना किसी और से, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, डेफिनेशन पूछ लेता कभी कभी। व्हिच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी, व्हिच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब दायित्व। सरकार के पास पैसा आ रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब सरकार के पास पैसा आ रहा है, सरकार के पास पैसा आ रहा है और सरकार की कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हो रही। which do not create a liability for the government and as well as do not lead to reduction in assets of the government। नहीं है बात समझ में, रिवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है सरकार के पास पैसा आ रहा है और सरकार के पास पैसा आ रहा है दनादन, मगर सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, कोई दायित्व क्रिएट नहीं हो रहा। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार का दायित्व भी क्रिएट नहीं हो रहा, सरकार के पास पैसा रहा, सरकार की एसेट्स का क्या हो रहा, कम हो रही हो। मतलब मेरे से कोई पेन खरीदने आया, मैंने ये पेन दे दिया उसे 20 रुपए में, तो मेरे पास 20 रुपए आ गए, तो मेरे पास से पेन चला भी तो गया, यानी कि मेरी एसेट्स में रिडक्शन हो गया ना। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स कैसी है कि सरकार के पास से ना तो कोई एसेट्स जा रही है, पैसा जब भी आ रहा है, सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बन रही, पैसा तब भी आ रहा है। तो उस तरह के रिसिप्ट्स को क्या कहा जाता है बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या क्या कहा जाता है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाया जाता है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स द गवर्नमेंट आर दोस मनी रिसिप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स ये मैंने आप देखेंगे टीआर जैन वीके ओरी की बुक को स्रोत बनाया है। इसको थोड़ा सा जूम कम कर दूं कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा हो। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स में बच्चों कुछ पार्ट हैं जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक है टैक्स रिसिप्ट्स और एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अभी हम किस पे, रिवेन्यू रिसिप्ट्स पे हैं। इनकम टैक्स, ये भारत के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो समय से इनकम टैक्स दे। ठीक है जी। तो अब सरकार के पास पैसा आ रहा है मगर सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं बन रही, मतलब तुम्हें ही देना है, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम क्या करोगे, पैसा दोगे और सरकार की कोई एसेट भी नहीं जा रही। कॉर्पोरेट टैक्स, ई स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी।
सब एक्सप्लेनेशन करूंगा, ये टैक्स रिसिप्ट्स का पार्ट हो गए। फीस, फाइन्स, ईएस चीट, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G, ग्रांट्स एंड डोनेशन, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पार्ट है। इन स्रोतों से भारत सरकार पैसे मिलता है। कोई भी देश बिना टैक्स के नहीं चल सकता बेटा, टैक्स चोरी नहीं करनी। टैक्स चोरी का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, टैक्स चोरी का मतलब क्या होता है बेटा, अपराध। ठीक है जी, ठीक है भैया, चलो जुड़ जाएं। 12 तारीख है आज, 12 फरवरी, 12 फरवरी है भैया ना। सुने, टैक्स रिसिप्ट्स, अ टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउसहोल्ड फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ये कंपलसरी पेमेंट है, सरकार को तुम्हें करना ही करना है, ये जिम्मेदारी है। लड़के की जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता की सेवा करना ही करना है, जो वृद्ध हो जाए। कंपलसरी है, कोई दायित्व नहीं है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि नहीं मैं जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं अपने माता पिता की सेवा करके, नहीं, इज अ कंपलसरी। तो ऐसे ही ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमें टैक्स पेड करना है वो हम टैक्स पेड करें सरकार को, इज अ कंपलसरी पेमेंट। अब बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। अ टैक्स इज सेड टू बी अ प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। A tax is to be progressive when the rate of tax increase, जैसे 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 इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। भारत का ये नियम है प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे 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 इनकम घटेगी वैसे क्या होगा, टैक्स घटेगा, इज रिग्रेसिव टैक्स। खत्म, एक नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप सैंपल पेपर करोगे, अगर आप सैंपल पेपर करते हो बच्चे, जन कितनी बार ये क्वेश्चन भर भर के पूछ लिया, 2 नंबर में, 3 नंबर में, इतनी बार भर भर के, पिछली बार भी आया, पिछले साल भी पूछा गया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नहीं कि पिछली बार पूछा गया तो इस बार नहीं पूछा जाएगा, पढ़ के जाए क्या होता है डायरेक्ट टैक्स। इट इज अ टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड। ये वो टैक्स है जिसके ऊपर लगाया जाएगा, उसको ही पेड करना होगा। शिफ्टेड टैक्स नहीं है, इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव है, यानी कि इनकम के साथ टैक्स बढ़ेगा। बेटा पॉइंटों में लिख कर आना बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स, और किसी वीडियो के चक्कर में ना पड़े। वन शॉट मूवी, गवर्नमेंट बजट खत्म, आर या पार, कुछ नहीं करना। इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना आप, 2x 3x 4x 5x पे थोड़ा सा करके देख लेना, इतना आप कर जाओगे। और वीडियो के साथ आपको बेटा पीडीएफ दे दूंगा। वीडियो के साथ क्या दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा, ये समझ में आ गया बेटा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया आपको, क्लियर हो गया। टैक्स रिसिप्ट्स क्लियर हो गया आपको, क्या हो गया, टैक्स रिसिप्ट्स क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया आपको। टैक्स रिसिप्ट्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। अभी हमने पढ़ा ना टैक्स रिसिप्ट्स, ये टैक्स रिसिप्ट्स कंपलसरी पेमेंट है जो सरकार को करना ही करना है, ठीक। जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव, आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कई बार पूछा जाता है, तो उसकी आप तैयारी करके जाएंगे। बेटा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन से, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स मेरे बच्चे वो होते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आर दोस टैक्स विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। टैक्स से हटकर जो टैक्स से मतलब आपका टैक्स रिसिप्ट से अलग जो सरकार को इनकम होती है। फीस, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, सरकारी काम है, फीस दूंगा। मकान की रजिस्ट्री करवानी है, फीस दूंगा। सरकार कोई भी पीस ऑफ पेपर बनाएगी तो उसको क्या करेगी, उसकी फीस लेगी। अब फीस इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इज रेंडर्ड टू द पीपल, इज रेंडर्ड टू द पीपल। सरकार जो आपको सुविधा देगी उसकी कोई फीस लेगी नहीं लेगी, तो इस फीस ये सरकार का स्रोत ही तो है। नेक्स्ट बेटा फाइन्स, जुर्माना। आप क्या निकले, बाइक पे निकले, हेलमेट नहीं लगाया, फाइन। इंश्योरेंस नहीं है, फाइन। तो सरकार का एक स्रोत ये भी है पैसा कमाने का बेटा। फाइन्स आर दोस पेमेंट व्हिच आर मेड बाय द लॉ ब्रेक्स टू द गवर्नमेंट, जो कानून तोड़ते हैं। ईएस चीट, ईएस चीट ये बच्चे बहुत पूछते हैं, ईएस चीट क्या है। ईएस चीट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट व्हिच अराइजेस आउट टू द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर, देयर इज नो क्लेमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब कोई व्यक्ति भारत में रहता है और बिना बताए वो विदेश में जाके बस गया। अब हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी का न्यूनतम चार्ज उस मकान में रेगुलर रहेगा, ठीक है। 5 साल के बाद अगर 5 साल तक आपने कोई भी टैक्स नहीं भरा,
इलेक्ट्रिसिटी बिल आप निरंतर नहीं भर रहे तो बिजली काटने वाले आएंगे। वाटर टैक्स नहीं भरा, हाउस टैक्स नहीं भरा, तो अब सरकार जांच करेगी कि ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है, और सरकार फिर आपको नोटिस भेजेगी जहां पर भी आप रहते हैं कि जी आपकी प्रॉपर्टी है, आप जरा इसके आप आके मिले, क्या करना है, कैसे करना है, इसके टैक्सेस वैसेस भरे। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, सरकार के अधीन हो जाएगी। वो प्रॉपर्टी कौन कैप्चर कर लेगा, वो प्रॉपर्टी कौन रख लेगा, सरकार रख लेगा। तो सरकार उसको किस दायरे में रखती है बेटा, उसको कहती है ईएस चीट। आप सरकार से चिटिंग करके बिना बताए क्या चले गए, विदेश चले गए, कहीं भी चले गए, तो सरकार उसको ईएस चीट के दायरे में कहती है। बेटा नेक्स्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट व्हिच इज मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोस प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट गोल्स। अब क्या है, किसी के मकान है और उसके घर के आगे से हाईवे निकल गया, उसके घर के आगे से मेट्रो निकल गई, तो इसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट विच इज मेड बाय द ओनर of those properties whose value has appreciated due to development goals। डेवलपमेंट गोल्स के कारण वो प्रॉपर्टी के जो प्राइस है वो बढ़ गया। जैसे हमारे इधर एक गांव पड़ता है भूड़ भड़ाल, कई वर्ष आप देखोगे कुछ साल तक पहले तक वहां पे कुत्ते भी जाते हुए डरते थे। अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ मेरे मित्रगण ये कह सकते हैं कि ऐसा तो रिठानी में भी या शताब्दी नगर में भी था, मगर मैं जानबूझ के कहता हूँ, कुछ मित्र रहते हैं वहां पर, वहां सब डाकू हैं वहां। अब देखो क्या विकास हो रहा है, 1 करोड़ रुपए बीघा के हिसाब से आसपास हो रहा है ना जी। इसे चलो खैर, तो ये बेटा स्पेशल असेसमेंट है। क्या है ये स्पेशल असेसमेंट? क्या है स्पेशल असेसमेंट? क्या है बेटा, हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। स्पेशल असेसमेंट क्या है? स्पेशल असेसमेंट क्या है मेरे बच्चों? स्पेशल असेसमेंट क्या है? स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब सरकार को जो पब्लिक एंटरप्राइजेस से इनकम हो रही है, ध्यान करें मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको एलपीजी, इंडियन रेलवे से है ना, इंडियन रेलवे से, इंडियन ऑयल से, फर्टिलाइजर कंपनी से, है ना, ये सब भी क्या होते हैं बेटा, इसके दायरे में आते हैं। इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्या पढ़ रहे हैं हम, भूल गए? क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, किस चीज को पढ़ रहे हैं हम, किस चीज को पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? नॉन टैक्सेसिव। ठीक है, टैक्सेस से अदर जो स्रोत है कमाने का, टैक्सेस से जो अदर स्रोत है कमाने का। 4G 5G से ग्रांट्स एंड डोनेशंस। इट इज वेरी कॉमन फॉर द पीपल टू ऑफर डोनेशंस एंड द ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट विच दे आर द नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड द फेमिन्स। ठीक है, ये भी क्या होती है, सरकार के दायरे में आती है। यहां से भी सरकार को क्या होता है, इनकम जनरेशन का फायदा मिलता है, ग्रांट्स एंड डोनेशन। आप देखिए अभी एक बहुत बड़े व्यापारी का देहांत हुआ, वो अपने 90% प्रॉपर्टी क्या कर गए, सरकार के नाम कर गए, और जब तक जीवित थे जब भी क्या था, सरकार के नाम ही कर रखी थी उन्होंने, पब्लिक एंटरप्राइजेस में लगा रखा था, मिस्टर रतन टाटा, है ना। तो ये ग्रांट्स एंड डोनेशन, सरकार को इससे भी क्या होता है, एक पूंजी प्राप्त होती है। अदर देन टैक्सेस, अदर देन टैक्सेस। ठीक है बेटा, बोलो हाँ, समझ में आ गई बात? अब जरा ध्यान दो, आगे दो, आगे ध्यान दो बेटा। अब हमने क्या कंप्लीट कर लिया, देखो कितनी तेजी से गए हम, कितनी तेजी से गए। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट में रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। रिवेन्यू रिसिप्ट्स के 2 पार्ट हो गए, टैक्स रिसिप्ट्स एंड द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेशन पूछ लेते हैं 1 नंबर की, 2 नंबर की पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हमने क्लियर कर लिया। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स को मैंने छोटे छोटे मात्रा में आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, कैपिटल रिसिप्ट्स। मैंने आपको क्या बताया था, बजट रिसिप्ट्स 2 पार्टों में डिवाइडेड है, रिवेन्यू एंड कैपिटल। नेक्स्ट क्या है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट क्या बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स। ध्यान दे बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच आइदर क्रिएट्स, अब देखो ध्यान देना यहां पर, व्हिच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन एसेट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स में ना तो सरकार की लायबिलिटी बन रही थी, मगर इसमें क्या बनेगी, सरकार की लायबिलिटी बनेगी, दायित्व भी बनेगा, और सरकार के एसेट्स में से भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। जबकि रिवेन्यू रिसिप्ट्स में ऐसा नहीं था, इसका जस्ट उल्टा है। यहां पे सरकार की लायबिलिटी भी बनेगी और सरकार के एसेट में भी रिडक्शन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। इसके क्या पॉइंट है, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग फ्रॉम अदर लायबिलिटीज एंड द अदर रिसिप्ट्स, एंड द अदर रिसिप्ट्स। डिसइन्वेस्टमेंट, इसका सबसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता बच्चा, घूम जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट जब सरकार अपनी प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बेचती है और उसके बदले में पैसा आता है, तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब सरकार को पैसा तो मिल गया मगर जमीन भी तो गई, रिडक्शन इन एसेट्स। सरकार को पैसा तो मिल गया मगर जमीन तो गई, इज अ रिडक्शन इन एसेट्स। बोरिंग फ्रॉम अदर लायबिलिटी, सरकार को पैसे की जरूरत थी, आरबीआई से पैसा ले लिया, आईएमएफ से पैसा ले लिया। अब
पैसा तो आ गया सरकार के पास, लोन तो आ गया, खाते में पैसा तो आ गया, दायित्व भी तो बढ़ गया, पैसा भी तो चुकाना है। समझे बात को? तो ये क्या है आपका कैपिटल एसेट, जहां पे दायित्व भी बनता है और रिडक्शन इन एसेट्स। या तो सरकार को पैसा कब मिलेगा, सरकार ने उधार ले लिया, अब दायित्व है चुकाने का, कैपिटल एसेट्स। सरकार ने अपने कुछ एसेट्स बेच दी, पैसा तो आ गया खाते में, पैसा तो बन गया खाते में, पैसा तो आपका क्या हो गया, खाते में आ गया, मगर क्या चुकाना भी तो है, तो बेटे कैपिटल एसेट्स हो गया। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? बोलो हाँ, ठीक है जी। अब ये हमारा रिसिप्ट्स वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। रिसिप्ट्स वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो चलेगा वो चलेगा एक्सपेंडिचर। अब सरकार ने जो पैसा आया है, अब सरकार क्या करेगी, उस पैसे को खर्च करेगी। क्या करने वाली है, खर्च करेगी। खर्च कहां का करेगी, कैसे कैसे करेगी, उस विषय में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिए बेटा, आपकी पीडीएफ को डिजाइन ही ऐसा करा गया है, समय इसलिए लगा कि आपको कोई टीआर जैन, वीके ओरी, संदीप गर्ग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी YouTube चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एनपीएस एकेडमी के अलावा आप इस वीडियो को 2x 3x 4x 5x 6x में आप जाके देख लेना। और इससे अगर एक भी क्वेश्चन अलग आ जाए गवर्नमेंट बजट में, अगर एक क्वेश्चन भी अलग मिल जाए, आप मुझे ये सिद्ध कर दो कि सर आपने ये पीडीएफ से पढ़ाया था और आप चीख चीख के चैलेंज कर रहे थे कि क्वेश्चन इससे ही बनेगा और इससे अलग आया है, तो आप बेटा मुझे YouTube मैसेज पर मैसेज करना, जो क्या होगे वो हार जाऊंगा, इस शिखा को क्या कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा। नहीं बात समझ में आई? तो इस तरह से डिजाइन करा गया है, अनुभव बोलता है और अनुभव पढ़ा रहा है, जुड़े उनसे जिनसे टॉपर पढ़े। आगे हम करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बेटा अगला टॉपिक हमारा है बजट एक्सपेंडिचर। हमने रिसिप्ट सारी पढ़ ली हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। आपका जो गवर्नमेंट बजट चैप्टर है वो 3 पार्टों में डिवाइडेड है। बेसिकली आप जब भी अपने चैप्टर को पढ़े, बुक से भी पढ़े आप, तो 3 पार्टों में हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन एंड द ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एंड द रिसिप्ट्स हो गई, एक्सपेंडिचर हो गई, एंड द डेफिशिएट हो गया। हम अपने आप दूसरे भाग पर हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें प्राप्ति कहां से होती है, कैसे कैसे प्राप्ति होती है पैसे। अब सरकार किस तरह से खर्च करती है, इसकी डेफिनेशन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। हमें बिल्कुल डीपली नहीं जाना है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से चुगना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि जो हमारा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उस कंटेंट को आप कर लें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा बजट एक्सपेंडिचर। ये भी 2 पार्टों में डिवाइडेड है, रिवेन्यू एंड कैपिटल। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी आपका बेटा 2 पार्टों में डिवाइडेड है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स भी 2 पार्टों में डिवाइडेड था, रिवेन्यू एंड द कैपिटल। क्लियर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर which does not create assets or cause reduction in the liability। सेम डेफिनेशन है जैसे आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स की थी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है which does not create assets or cause reduction in the liability। ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी कम होती है, ना ही सरकार के पास कोई एसेट्स आती है। मतलब सरकार की जेब से पैसा भी गया, सरकार ने उसका भुगतान भी करा, सरकार के पास कोई एसेट्स भी नहीं आई, कोई पैसा देने के बाद उसके पास कुछ ऐसा नहीं आया कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, सरकार की कोई लाइबिलिटी भी खत्म नहीं हुई, पैसा भी चला गया मगर लाइबिलिटी भी जस की तस खड़ी हुई है, तो उस तरह के खर्चे को हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा भारत का सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है ना, वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट करने में। भारत का सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट करने में क्या होता है, खर्च होता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो गया होगा, विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स टू द गवर्नमेंट एंड which does not reduction in the liabilities of the government। लाइबिलिटीज भी कम नहीं होती हैं और आपकी क्या होती हैं, एसेट भी सरकार के पास नहीं आती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर। देखो इंपॉर्टेंट लाइन तो बेटा ये है, ये इसको आप याद करके जाएंगे, which creates assets और cause reduction in liabilities। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं कि सरकार खर्चा कर रही है तो सरकार की लाइबिलिटीज भी कम हो रही है, सरकार का दायित्व भी कम हो रहा है, या सरकार के पास कोई एसेट्स जनरेट हो रही है, सरकार के पास कोई एसेट्स आ रही है। सरकार ने पैसा खर्च करा तो सरकार के पास एसेट आ गई, मैंने पैसा दिया इस पेन को खरीद लिया तो मेरे पास एसेट आ गई, मेरे पास पैसा गया बट मेरे पास एसेट भी तो आ गई, ये पेन भी तो आ गया। तो वो क्या होता है आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप ध्यान रखेंगे 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, 1 नंबर में भी पूछी गई है इसकी डेफिनेशन, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है बेटा, ये बहुत कम पूछा जाता है बट मैंने डाल दिया, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद अभी तक आया नहीं है, प्लान एक्सपेंडिचर एंड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। यानी कि योजना करी जाती है सरकार के द्वारा कि हम इस क्षेत्र पे इतना पैसा खर्च करेंगे, उसको हम कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर व्हिच रिलेट्स टू द स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट। सरकार ने योजना बनाई कि मुझे अब 2026-27 वाले सत्र में इस यहां पर इस सेक्टर पे इतना पैसा खर्च करना है, प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कोविड आ गया था, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, और अब जिस तरह का माहौल चल रहा है, ऐसा ना हो, परमेश्वर ऐसा ना करवाए कि भारत को किसी से युद्ध करना पड़े या कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कोई भी इस एक्सपेंडिचर को पसंद नहीं करता कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ब्रॉडली ऑल एक्सपेंडिचर्स अदर देन प्लान्स, यानी कि जो योजना नहीं करी गई है और हमें अकस्मात कोई हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई, हमें वहां पे खर्चा करना पड़ गया। बेटा हम भी अपना बजट बनाते हैं, हम भी नहीं चाहते कि हमारे साथ भी क्या हो, कोई नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हमारे पास आ जाए। कुछ अच्छे के होते हैं, कुछ बुरे के होते हैं। मामा की लड़की की शादी हो गई, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मौसी की लड़की की शादी है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। हाथ टूट गया, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, खर्चा होगा। बीमार पड़ गए, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक, यही ऐसी चीज सरकार के साथ है बेटा। बेटा हमारा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, रिसिप्ट्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफिशिएट। डेफिशिएट का मतलब ही क्या होता है? घाटा। जहां तक मुझे ज्ञात है, जहां तक मुझे ध्यान है, भारत का बजट कभी भी सरप्लस में रहा ही नहीं। आज तक भारत का बजट कभी सरप्लस में नहीं रहा, भारत का बजट हमेशा डेफिशिएट में रहा है। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। खैर, पढ़ते हैं बजट डेफिशिएट। बजट डेफिशिएट क्या होता है बेटा? थोड़ा सा इसका ये बढ़ा लेते हैं, ये जिससे आपको दिख जाए, हाईलाइट सही हो जी। बजट डेफिशिएट क्या होता है? बजट डेफिशिएट को हम गवर्नमेंट डेफिशिएट के नाम से भी जानते हैं। रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द बजट रिसीव्स। कहने का मतलब क्या है बेटा? जब खर्चे ज्यादा हो, प्राप्ति कम हो। सैलरी 10,000 रुपए और खर्चे 12,000 रुपए हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बजट डेफिशिएट, यानी कि घाटे का बजट। उसको हम क्या कहते हैं? घाटे का बजट। अब बजट डेफिशिएट भी बेटा 3 पार्टों में डिवाइडेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बजट डेफिशिएट की डेफिनेशन तो बहुत कम पूछी जाती है, मगर ये हर साल आपका आता है, हर साल रिपीट हो रहा है बार बार। बजट डेफिशिएट के 3 पार्ट है, आप कह सकते हैं बजट डेफिशिएट को कैलकुलेट करने का, मेजरमेंट करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट है रिवेन्यू डेफिशिएट, सेकंड है फिस्कल डेफिशिएट, थर्ड है प्राइमरी डेफिशिएट। बेटा इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं। गवर्नमेंट बजट में भी न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल। नेशनल इनकम में भी न्यूमेरिकल्स हैं और गवर्नमेंट बजट में भी न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब बड़ा बेसिक आपका न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा। अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर है तो बहुत आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो बेटा। तो ध्यान रखें, बजट डेफिशिएट को कैलकुलेट करने के 3 तरह के, रिवेन्यू, फिस्कल एंड द प्राइमरी डेफिशिएट। ठीक, बजट रिसिप्ट की मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बना दिया है डेफिनेशन के साथ। बजट रिसिप्ट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर कितने टाइप के? 2, रिवेन्यू एंड कैपिटल, माइनस टोटल रिसिप्ट। और रिसिप्ट कितने टाइप की बेटा? 2 टाइप की, रिवेन्यू एंड द कैपिटल। ये बजट रिसिप्ट का फॉर्मूला बन जाता है बेटा आपका। क्लियर हुई बात? तो अब हम अपना टॉपिक करते हैं रिवेन्यू डेफिशिएट को। किसको पढ़ते हैं? रिवेन्यू डेफिशिएट को। 3 तरीके हैं, रिवेन्यू, फिस्कल एंड द प्राइमरी। तो रिवेन्यू डेफिशिएट किसको पढ़ते हैं? रिवेन्यू डेफिशिएट को पढ़ लेते हैं। रिवेन्यू डेफिशिएट क्या कह रहा है बेटा? रिवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला 1 नंबर में कई बार पूछा गया, एमसीक्यूज में कई बार आपको रिवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। खर्चों में से प्राप्ति को घटा दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? रिवेन्यू डेफिशिएट आ जाएगा। बेटे इंप्लीकेशंस याद करके जाएं। याद करना मतलब अपने दिमाग में रख के जाएं, क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड, तो थोड़ा घुमा के पूछ लेता है आपसे। तो इंप्लीकेशंस जरूर पढ़ के जाएं आप। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों के पेपर देखेंगे, बोर्ड ने डायरेक्ट इंप्लीकेशंस ही पूछ लिए रिवेन्यू डेफिशिएट के। पहले नहीं पूछ रहा था, बट अब डायरेक्ट आपके इंप्लीकेशंस ही पूछ रहा है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के थोड़ा सा आता है, तो दैट्स व्हाई मैंने इंप्लीकेशंस भी डाल दिए हैं। इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं। Implications क्या है? Because of revenue deficit, the government may have to cut its expenditure on several welfare program in the country. This lead to loss of social welfare. अगर सरकार का बजट बेटा रिवेन्यू डेफिशिएट का आ रहा है, कैसा बजट आ रहा है? रिवेन्यू डेफिशिएट आ रहा है, यानी कि आमदनी जो हो रही है सरकार को कम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो सरकार अब इसको बैलेंस कैसे करे? आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आप कमा 10,000 रहे हो,
और खर्चा आपका 12,000 का हो तो क्या करोगे आप? आपके जो आपको लगता है कि जो अननेसेसरी खर्चा है उसको आप कम कर दोगे या खत्म कर दोगे। यही सरकार करती है, ये लिखा हुआ है इसके इम्प्लीकेशन। टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम, सरकार जो कुछ वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है उसको लगता है कि इसको बंद कर देना चाहिए या इस पर खर्चा कम कर देना चाहिए, तो सरकार इस तरह की चीजें करती है। दिस लीड टू लॉस टू सोशल वेलफेयर। क्लियर हुई बात? अपने खर्चे कट कर देती है, ध्यान रखें। 3 इंप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट में हैव टू रेज अ फंड्स थ्रू बोरोइंग। देखो ये तरीका है मगर कहीं ना कहीं चाहे आम मानस के लिए हो सरकार के लिए हो, ये कहीं ना कहीं फंसने वाला तरीका है। अगर बजट रिवेन्यू डेफिशिएट का तो सरकार उधार ले लेगी, आरबीआई से उधार ले लेगी या आईएमएफ से उधार ले लेगी, तो एक तरीका ये है द रेज लाइबिलिटी ऑफ, मगर ये क्या करेगी? सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ा देगी। द गवर्नमेंट लोअर इट्स क्रेडिट वर्थीनेस, और कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिट वर्थीनेस भी क्या होगी? वो भी गिरेगी। मतलब मैंने 100 रुपए आपसे भी उधार ले लिए, 100 रुपए शाम से भी उधार ले लिए, 100 रुपए राम से भी उधार ले लिए, 100 रुपए उससे भी उधार ले लिए, तो उससे कहने का क्रेडिट वर्थीनेस क्या होती है? घटती है, गिरती है। तो यही सरकार के साथ है। मगर एक तरीका है कि सरकार को अपना रिवेन्यू डेफिशिएट को बैलेंस करना, क्योंकि खर्चे तो बेटा करने हैं। इनकम 10,000 की 2,000 कहां से आए? तो बोरोइंग से आएंगे। द गवर्नमेंट में भी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा तीसरा तरीका सरकार का क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसको आप ऐसा मान के चलें ये सरकारी प्रॉपर्टी है। अब सरकार ने ये प्रॉपर्टी किसे बेच दी? अंबानी को बेच दी, अंबानी जी को बेच दी। ठीक है जी। अब जब अंबानी जी को बेच दी तो अंबानी जी से क्या हो गया? सरकार के पास पैसा आ गया। तो अब ये पैसा क्या चला गया? सरकार के खाते में चला गया। अब सरकार के पास पैसा तो आ गया मगर प्रॉपर्टी भी तो चली गई। बहन की शादी करनी है, पैसा नहीं है, मकान बेचना पड़ेगा। पैसा तो आ गया, मकान तो चला गया, जमीन तो चली गई। तो सरकार इस तरह के प्रोसेस को भी करती है। द गवर्नमेंट में भी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, द ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, जब भी पब्लिक का इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक्स में तो आपको इस बात का ध्यान रखना बेटा। यहां सरकारी महकमे से मतलब है, महकमा शब्द उर्दू का शब्द है, सरकारी महकमे से अर्थ है किससे? सरकारी ऑफिस, सरकारी कार्यालय से अर्थ है। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने कितने इंप्लीकेशंस पढ़े? 3। बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता 3 नंबर में पूछा गया बच्चे, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए, आपको डेफिनेशन तो याद हो, रिवेन्यू डेफिशिएट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक, और आपसे इंप्लीकेशन 3 नंबर में, पहला बोरोइंग, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, तीसरा कट इन एक्सपेंडिचर। जो मैंने ऊपर दिया बेटा एक्सप्लेनेशन में दिया है, आप ये तीनों क्या याद कर जाएं, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे, आपको पूरे। कुछ अगर बच्चा ये भी लिखकर आ जाता ना बोर्ड एग्जाम में, इंप्लीकेशन आ गया व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिशिएट, सिंपल ये लिखा है बोरोइंग, सेकंड क्या लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट, तीसरा लिखा है कट इन एक्सपेंडिचर। जब भी क्या हो जाएंगे पूरे 3 नंबर या 2 नंबर, 3 या 2 नंबर से ऊपर का नहीं पूछा जाएगा, आपको पूरे मिल जाएंगे बेटा। क्लियर हुई बात? ये हमारी डाउट क्लियर हो गई। एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, हमारा बजट डेफिशिएट का प्राइमरी डेफिशिएट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बेटा आते हैं हम फिस्कल डेफिशिएट पे। नेक्स्ट किस पे आते हैं? फिस्कल डेफिशिएट पे। फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है? फिस्कल डेफिशिएट को पढ़ते हैं। फिस्कल डेफिशिएट के भी इंप्लीकेशंस बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। मैंने डाले हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी यूट्यूब वीडियो से, या आपके लिंक में हम शेयर कर देंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। और इस पीडीएफ के अलावा गवर्नमेंट बजट में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा। आपको कोई टीआर जैन से ओवरथ्रो होने की आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई संदीप गर्ग से आपको ओवरथ्रो होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी किताब है दोनों, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, पढ़ना चाहिए बच्चों को, बट समय नहीं है जिसके पास, तो सिंपल इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार वीडियो देख ले 2x 3x 4x 5x में तेजी से, इससे कुछ बाहर नहीं जाने का। बोर्ड एग्जाम में गवर्नमेंट बजट से इससे कुछ बाहर जा ही नहीं सकता बेटा। फिस्कल डेफिशिएट पढ़ लेते हैं। फिस्कल डेफिशिएट क्या है? फिस्कल डेफिशिएट बच्चे टोटल एक्सपेंडिचर। जब भी मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो कितने तरह के एक्सपेंडिचर है? 2 एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एंड कैपिटल, माइनस टोटल रिसिप्ट्स, माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स ध्यान रखें आप लोगों, ये तो सेम फॉर्मूला हो गया, नहीं, टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग, अदर देन बोरोइंग। टोटल रिसिप्ट्स अदर देन, माइनस कर दो टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि खर्चों में से प्राप्ति माइनस कर दो, अदर देन बोरोइंग, रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग। ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पिछले साल ही पूछा गया एमसीक्यूज के अंदर, बच्चे उलझ गए। डेफिनेट वो क्या याद करके गए थे? इंप्लीकेशंस याद करके गए थे, फॉर्मूला याद करके गए थे। अदर देन बोरोइंग, अदर देन बोरोइंग यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स घटेगा बोरोइंग को छोड़कर, उधार लिया हुआ जो पैसा उसको छोड़कर। क्लियर है बात? चलो बेटा ठीक है जी।
तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला बन गया एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग। इंप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं बेटा, इंप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। इंप्लीकेशन का भी प्रचलन अभी 2-3 साल से चालू हुआ, नहीं तो पहले इंप्लीकेशंस नहीं पूछा करता था। इंप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंप्लीकेशन बेटा आपका इन्फ्लेंट्री स्पाइरल। फर्स्ट इंप्लीकेशन आपका इन्फ्लेंट्री स्पाइरल। आप इसको ऐसे के ऐसे बेटा खा के जाए, आप इसको ऐसे के ऐसे याद करके जाए, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। इन्फ्लेंट्री स्पाइरल, नेशनल डेब्ट, वीकेस्ट सर्किल्स ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिएट एंड लो जीडीपी ग्रोथ, क्राउडिंग आउट, इरोजन्स ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, ये सारे इसकी इंप्लीकेशन है बेटा। तो इन इंप्लीकेशंस को क्या करके जाएंगे आप, पढ़ के जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, इसको बता देता हूं, हिंदी में थोड़ा सा अनुवाद कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इन्फ्लेंट्री स्पाइरल क्या बेटा, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक्ड टू इन्फ्लेंट्री स्पाइरल। जब भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से पैसा उधार लेती है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेंट्री स्पाइरल in the economy. This is how it's happened. Borrowing from RBI increase money supply in the economy. Increase in money supply leads to increase in the general price level. A persistent increase in the general price level over a period of time leads to inflationary spiral. मतलब जब भारत सरकार आरबीआई से पैसा उधार लेती है, उसके कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेसिकली मनी सप्लाई करने के लिए इकोनॉमी में आरबीआई से वो पैसा लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इन्फ्लेंट्री स्पाइरल कहते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक बना सकता हूँ इन्फ्लेंट्री स्पाइरल को, पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट हमारा विषय नहीं है। बीकॉम जब आप करोगे तो उसमें बहुत अच्छे से आप इन्फ्लेंट्री स्पाइरल को पढ़ोगे, या आप एमए इकोनॉमिक्स के साथ जाते हो तो इकोनॉमिक्स आप लोगे तो उसमें आप पढ़ने वाले हो, तो हमें इतना जानना नहीं है कि क्या चीज है, आपको सिर्फ समझना है जो कि हमें नंबर मिल जाए। नेशनल डेब्ट, फिस्कल डेफिशिएट लीड्स टू नेशनल डेब्ट्स, इट्स हिंडर्स जीडीपी ग्रोथ because significant percentage of national income is used up to pay the past debts। यानी कि पुराने जो पीछे आपका बीत चुका है उन उधार को चुकाने के लिए जो हम पैसा लेते हैं, ठीक, और वो चुकता हो जाता है, यानी कि 2000 इस समय 26 चल रहा है, 2025 तक का उधार हमारा क्लियर है। ठीक है जी, तो नेशनल डेब्ट वो किस फॉर्म में आएगा, नेशनल डेब्ट्स। वीकेस्ट सर्किल ऑफ हाई फिस्कल एंड द लो जीडीपी। और बेटे ये दो बहुत बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं एग्जाम में, इन्फ्लेंट्री एंड द नेशनल डेब्ट। इसको आप पढ़ के जाएंगे, मैंने लास्ट के 2 भी डाल दिए हैं, वो पेपर में बहुत कम पूछे गए हैं, मगर जब भी मैंने क्या करा इसमें आपको इसके इंप्लीकेशंस डाल दिए हैं। वीकेस्ट सर्किल ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिएट एंड द लो जीडीपी ग्रोथ। अब क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिशिएट। अगर भारत सरकार का बजट फिस्कल डेफिशिएट में है तो जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी। जीडीपी की जो ग्रोथ होगी बेटा वो क्या होगी, बहुत कम होगी। फिस्कल डेफिशिएट रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ। फिस्कल डेफिशिएट, अगर बजट भारत सरकार का फिस्कल डेफिशिएट में है तो जीडीपी की ग्रोथ क्या होगी, बहुत कम होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस बार जो हमारा बजट आया है 1 फरवरी में, ये जो हमारा पिछला 2025 का जो बजट आया था, तो वो किस तरह का बजट है, वो प्राइमरी डेफिशिएट है, फिस्कल डेफिशिएट है, वो कौन सा बजट है, इस विषय में क्या करोगे आप मुझे बताओगे। ठीक है बेटा। क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट पढ़ लिया क्या हमने, एक्सप्लेन कर लिया, नहीं क्राउडिंग आउट नहीं करा। हाई फिस्कल डेफिशिएट लीड्स टू अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, रट जाना इस क्वेश्चन को। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका बन गया, अगर फिस्कल डेफिशिएट हाई होगा तो क्या इफेक्ट होगा, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट वो टिक कर देगा, नंबर ले जाएगा पूरा, नहीं तो बच्चा जो कहेगा जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ऐसा बच्चा कहते हैं। तो कहते हैं जी पता नहीं क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑप्शन कैसे दे दिया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट गवर्नमेंट बजट से बेटा, हाई फिस्कल डेफिशिएट से क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स के इफेक्ट्स आते हैं बजट पे। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन इज हाई बोरोइंग। ये कब आता है, जब सरकार उधार ले लेती है, ओनिंग टू हाई फिस्कल डेफिसिट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द मनी मार्केट। ठीक बेटा। इरोजन्स ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, इरोजन्स ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। बेटा सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब अधिक मात्रा में उधार लोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी घटेगी, समाज में आपकी क्रेडिबिलिटी घटेगी। आपने देखा ना कि अब सिविल स्कोर, आप अगर उधार का भी बार बार पूछते हो, अगर आप उधार का भी बार बार पूछते हो, लोन के लिए बार बार पूछते हो, तो उससे भी सिविल स्कोर पर फर्क पड़ता है। तो सेम यही है कि आप बार बार क्या कर रहे हैं, हाथ फैला रहे। जैसे पाकिस्तान है कि अमेरिका के सामने भी हाथ फैलाए, सबके सामने हाथ फैलाए, तो क्रेडिबिलिटी घट गई, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो गई, घट गई। तो वही बताया, इरोजन ऑफ अ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। हाई फिस्कल डेफिशिएट erodes credibility of the governments in the domestic as well as the international money market, यानी कि अपने देश में भी और बाहर विदेश में भी, है ना। तो आपने देखा नहीं, शहबाज शरीफ जो भारत जो पाकिस्तान के वजीर आलम है,
तो उनका इस तरह की क्रेडिबिलिटी बन गई है कि जो अब आया है तो आपका कटोरा लेकर ही आया होगा, किसी भी देश में जाएगा तो भीख ही मांगेगा। खैर, कल 15 तारीख है, भारत पाकिस्तान का मैच है, तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इसका क्रिकेट का भी आनंद लें आप, जो क्रिकेट प्रेमी हैं। जो क्रिकेट प्रेमी है भी नहीं, ये तो ऐसा समय रहता है भारत पाकिस्तान का, जो क्रिकेट देखते भी नहीं है, बहुत कम देखते हैं, वो भी क्या लेते हैं, इस क्रिकेट का आनंद लेते हैं। निश्चित रूप से भारत जीतेगा, ऐसा हम ईश्वर से कामना करते हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बेटा हमारा 2 क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा बेटा प्राइमरी डेफिशिएट। आपको फिस्कल डेफिशिएट देखो, इसमें दोबारा बता देता हूं, फिस्कल डेफिशिएट का फॉर्मूला पिछली बार पूछा गया था, पिछले 2 साल पीछे पूछा गया था, आने की संभावना है, याद कर लेना। बड़ा सिंपल फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स अदर देन बोरिंग। ठीक है, प्राइमरी डेफिशिएट का फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिशिएट के इंप्लीकेशंस आप याद करके जाएंगे, बहुत बड़ी मात्रा में पूछा जाता है। बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, कट इन एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिशिएट के इंप्लीकेशन, 2 शुरू के इंप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेटरी स्पाइरल एंड द नेशनल डेब्ट्स। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनने की पूर्ण संभावना रहेगी। हाई फिस्कल डेफिशिएट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स। नेक्स्ट है बेटा आपका प्राइमरी डेफिशिएट। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्या है, प्राइमरी डेफिशिएट। अब बेटा न्यूमेरिकल कहां से आता है, न्यूमेरिकल प्राइमरी डेफिशिएट में से आप देखोगे सैंपल पेपर में उठा के, तो प्राइमरी डेफिशिएट से बड़ी मात्रा में न्यूमेरिकल पूछ लेता है। करना कुछ नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वैल्यू को पुट करो और आंसर लेकर आओ। प्राइमरी डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्राइमरी डेफिशिएट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इससे ही न्यूमेरिकल आता है। प्राइमरी डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज क्या होगा, 2 4 5 न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो में बना दूंगा आपकी। ठीक है, अब क्या, पहले आपको बेटा फिस्कल डेफिशिएट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फिस्कल डेफिशिएट। और फिस्कल डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीव्स अदर देन बोरोइंग। जैसे ही आप ये कर दोगे, वैल्यू पुट करो, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, प्राइमरी डेफिशिएट आपका निकल कर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हुई बात, समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। इसके इंप्लीकेशंस क्या है, इसके इंप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। इसके इंप्लीकेशंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बेसिकली इससे न्यूमेरिकल आ जाता है आपका, और फॉर्मूला 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। इंप्लीकेशंस देख लेते हैं इसके। इंप्लीकेशंस ऑफ द प्राइमरी डेफिशिएट आर सिमिलर to those fiscal deficit, the only difference is that the primary deficit does not carry the load of interest payment. आप देखोगे जब आप सैंपल पेपर पढ़ोगे बेटा, 5 साल के सैंपल पेपर जरूर पढ़ के जाएं। देखो आप तैयारी कर रहे होंगे, मगर रात को सोते समय सैंपल पेपर जरूर कर लें। सुबह नाश्ते के समय सैंपल पेपर कर लें, लंच में सैंपल पेपर कर लें, डिनर में सैंपल पेपर कर लें। यानी कि बुक आपके पास हो, जो भी आप बुक आपको पढ़ रहे हो, आप वीडियो कार्ड के पढ़ रहे हो, कोई से भी आप प्रकाशन के पढ़ रहे हो, तो सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर ऐसा हो कि आंसर्स हो। आप जो एमसीक्यूज हैं वो आंसर टिक कर लें। तो खाना खाते खाते, अब समय है थोड़ा सा, बाथरूम में आप बैठे हैं, तो आजकल तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी सीट पर बैठे, तब भी आप सैंपल पेपर कर लें। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि पढ़ाई पर पूर्ण रूप से केंद्रित रहे। सैंपल पेपर में बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 2017 में क्वेश्चन यही पूछा गया, इंप्लीकेशंस ऑफ द प्राइमरी डेफिशिएट, बच्चों के लिए नया था। आप बुक में भी देखोगे, अब अभी के 2-3 साल पहले की बुक उठा के देखोगे, तो अब इंप्लीकेशंस आने चालू हैं। तो इंप्लीकेशन क्या, प्राइमरी डेफिशिएट का इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। क्या है बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट। क्या है बेटा, इंटरेस्ट पेमेंट। फॉर्मूला भी है फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है बेटा हमारे बजट। कई तरह के बजट हमारे होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट किसे कहते हैं, नाम से पता लग रहा है बैलेंस्ड है। A balanced budget is that budget in which the government receipts are equal to the government expenditure. सीधी सी बात है, 10 रुपए कमाए, 10 रुपए का खर्चा हुआ, बैलेंस बजट। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसका बैलेंस बजट क्या हो गया। अनबैलेंस बजट कौन सा होता है बेटा, अनबैलेंस बजट कौन सा होता है, which receipts and expenditure of the governments are not equal, जहां पर प्राप्ति और खर्चे बराबर नहीं होते, उसको अनबैलेंस बजट कहते हैं। सरप्लस बजट क्या होता है, आपका 10,000 रुपए की हमें क्या हुई, प्राप्ति हुई, खर्चा 8,000 रुपए का हुआ, तो सरप्लस बजट, जो कि भारत का आज तक नहीं हुआ और होने की संभावना भी नहीं लगती मुझे तो। डेफिशिएट बजट क्या है आपका, डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट बजट का मतलब भी मैंने बताया शुरुआत में जब आपका टॉपिक स्टार्ट कर, डेफिशिएट का मतलब ही घाटा है, नुकसान है। ठीक, जहां पर क्या हो, आपके खर्चे 10 रुपए के और आपको प्राप्ति क्या हो रही है, 8 रुपए की हो रही है, तो आपके क्या डेफिशिएट बजट है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा इस चीज को। ठीक बेटा, हमारा ये चैप्टर क्या हो गया बेटा, चैप्टर अर्थी का भूत बन गया है, चैप्टर का ला इलाहा इल्लल्लाह हो चुका है। गवर्नमेंट बजट में आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है, इस पीडीएफ को खा जाएं, चबा जाएं, पी जाएं, और गवर्नमेंट बजट में आप आसानी से नंबर इसमें पा लेंगे बेटा। पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। हम सिर्फ आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं, आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें,
आप वीडियो को शेयर करें। शेयर नहीं करते हम लोग, शेयर नहीं करते। उसके कई सारे कारण हैं कि किसी और दूसरे को क्यों हम भेजें, वो क्यों पढ़ ले, वो क्यों नंबर प्राप्त कर ले। इस तरह की भावना से बाहर निकले, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने भाई बहनों को शेयर करें। बेटा गवर्नमेंट बजट में आपको और कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा ये चैप्टर ना आपका 4 से 6 नंबर कवर करेगा 40 नंबर में से। 40 नंबर की मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, 4 से 6 नंबर ये चैप्टर कवर कर जाता है बेटा। और आनंद वाली बात है कि पता है कि आना क्या है। मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूं, मोटा मोटा डेफिनेशन गवर्नमेंट बजट की खा के जाओ। ऑब्जेक्टिव छोड़ो मत। रिवेन्यू आपका रिसिप्ट्स, दोनों तरह के रिसिप्ट्स आप पढ़ के जाओ। टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स पढ़ के जाएं। एग्जांपल पढ़ के जाएं। जीएसटी किसका एग्जांपल होगा ये पढ़ के जाएं। आपका कॉर्पोरेट टैक्स किसका एग्जांपल होगा पढ़ के जाएं। फीस, फाइन्स ये पढ़ के जाएं। ये सब मैंने आपको टेबल बताया है इसके अंदर। एक्सपेंडिचर पढ़ के जाएं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ के जाएं। ये दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आप करके जाएंगे। डेफिशिएट्स पढ़ के जाएं, प्राइमरी डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट, इनको करके जाएं। बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट, सरप्लस बजट पूरा का पूरा कवर करा गया बेटा। 40 में से 4 से 6 नंबर बहुत बड़ी मात्रा होती है। चैप्टर को बिल्कुल लाइटली ना ले। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एनपीएस एकेडमी, पंडित अमर सिंह कॉलोनी रिठानी। आपके ऑफलाइन बैचेस भी हमने क्या कर दिए हैं, चालू कर दिए हैं 11वीं क्लास के बच्चों के लिए। जो बच्चे 11वीं क्लास के 12th में आएंगे तो हमने मार्च से उनके बैचेस चालू कर दिए हैं। जिन बच्चों को पूरी श्योरिटी है कि मैं 11th में अच्छे अंकों से पास हो जाऊंगा, उनकी इकोनॉमिक्स की क्लास हम 1 मार्च में, मतलब होली के बाद, ठीक 2 मार्च में या 3 मार्च की होली के बाद जल्दी आपको बता दिए जाएंगे। आपके बैचेस ऑफलाइन भी चालू हो चुके हैं। हमारे चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।